न तकलीफ न संघर्ष क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं कि बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और ये आग बच्चों आपको भी अपने सीने में यूं ही जलाए रखना है जब तक कि आपका बोर्ड एग्जाम ना हो जाए। इस आग को बुझने नहीं देना है, क्योंकि बच्चों अब की बार 90+ फोड़ना है और ये आपके लिए गोल्डन चांस है। तो इस मौके को बिल्कुल भी बच्चों आपको जाने नहीं देना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं जीव विज्ञान का मॉडल पेपर। आपको बताया बच्चों पूर्णांक भाई 70 का होगा, क्योंकि 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, है ना। ये कोड दिया रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर का, और बाकी इधर तो भाई समय सीमा जो हर एक क्वेश्चन पेपर के लिए सेम है, ठीक है ना। 3 घंटे 15 मिनट और 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको देते क्यों है भाई, ये सवाल होता है ना कि 15 मिनट, ये 3 घंटे 15 मिनट क्या है। तो देखिए 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा इसलिए दिए ज्यादा बच्चों ताकि आप 15 मिनट पहले ढंग से क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। क्योंकि कहते ना कि जब जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है कि धक धक करने लगा मोरा जियरा जरने लगा, ये वाली फीलिंग आती है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आप देखते हो तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, एक बेचैनी सी होती है कि भाई पता नहीं कहां से क्वेश्चन आया होगा, कितना सरल है कि कितना कठिन है, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तैयारी कुछ भी नहीं है, क्या करूं, ये सोचकर ही दिमाग हमारा खराब हो जाता है। इसलिए आपको स्टार्टिंग के देखिए ये जो 15 मिनट है ना भाई, ये साफ साफ बोल दिया जाता है कि परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं, ताकि आप 15 मिनट अच्छे से पढ़ लीजिए और अंदर से एक धक धक वाली आवाज आती है ना, ताकि वो शांत हो जाए और अंदर से एक आवाज आए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पेपर पहले पढ़ लो। आप जैसे ही पढ़ लेते हो धीरे 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 जो दिल की धड़कन है, जो अंदर से धक धक हो रेला होता है ना अंदर से, तो उसमें होता क्या बच्चों, आपकी नॉर्मल हार्ट बीट हो जाती है। फिर समझ में आता हाँ क्वेश्चन तो ठीक ठाक है, हम कर लेंगे। तो इसलिए आपके ये 15 मिनट होते हैं और ये चीज आपको करना पड़ेगा। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे धुरंधर होते हैं ना, लगाते हैं कि मैं बहुत बहुत ज्यादा पढ़ा हूं, है ना, मैं तो एकदम फोड़ दूंगा, और पहले ही पाते ही फटाक से लिखना, कहते हैं 15 मिनट वेस्ट क्यों करें, और वही गलती कर लेते हैं। क्योंकि एक आइडिया तो हो जाता है ना क्वेश्चन पेपर पढ़ने का, वो चूतिया थोड़ी है कि इतना नंबर मतलब इतना मिनट जो टाइम है आपको दे रहे हैं पढ़ने के लिए, यही सही तरीका है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका पूछा जाएगा और किस टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए ये आपको भी बताने की जरूरत है नहीं, ये आपको इंस्ट्रक्शन निर्देश की सभी प्रश्न अनिवार्य है, और जहां पर जरूरत हो वहां पर आपको चित्र भी बनाना है, और साथ ही बच्चों प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित जो अंक हैं उनके सामने ही दे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए और शुरुआत होती है आपके बहुविकल्पी प्रश्न से, MCQS टाइप के क्वेश्चन जो इसके पहले भी हमने करवाया है, ठीक, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो। तो बहुविकल्पी प्रश्न में है कि भाई सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है, यानी आनुवांशिक रूपांतरित जो पौधा है वो कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है बीटी मक्का, बीटी काटन, बोले तो बीटी कपास वही चीज, बीटी राइस, या फिर इनमें से सभी। तो जरा गौर से समझिएगा कौन सा इसमें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधा है। तो बच्चों इसमें सबके सब हैं, तो आपके जो ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक। यानी बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी राइस, बीटी बैगन भी होता, सबके सब आनुवांशिक रूपांतरित पौधे हैं, इतना याद रखना बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन एक कूट फल है। कूट फल बोले तो असत्य फल, झूठा फल, मिथ्या फल, कुछ भी बोले बच्चों, अपने को परेशान नहीं होना है। हमने बोला ना चाहे कूट कहे, असत्य कहे, या इसी को मिथ्या फल को बोल दे, क्या बोल दे बच्चों, मिथ्या फल, या इसी को झूठा फल क्या कहे, झूठा फल, ठीक। तो सबके सब बच्चों एक ही हैं। तो कौन सा इसमें कूट फल है यानी असत्य फल, ऑप्शन है अंगूर,
या फिर आम या फिर अमरूद या फिर सेब? तो बताइएगा बच्चों। देखिए हमने बताया था जो आभासी फल, इसी को आभासी भी बोलते हैं, जो आभासी फल होता है या झूठा फल या मिथ्या फल या असत्य फल या कूट फल, कई नाम है, कंफ्यूज मत होना। तो वो कौन है? सेब, स्ट्रॉबेरी, ठीक, या स्ट्रॉबेरी जिसको बोलते हैं। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक, जो सेब है वो एक झूठा फल है, असत्य फल है। क्यों है? या कभी कभार पूछता है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? तो हमने बताया था कि सेब में जो होता है, जो फल का निर्माण होता है वो अंडाशय से ना होकर के, ठीक, पुष्प के अन्य भागों से होता है, यानी उसमें पुष्प के अन्य भाग शामिल होकर के फल का निर्माण करते हैं। इसीलिए इसको मतलब असत्य फल या झूठा फल कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। का खा हो गया गा में। इसमें देखिए कि कह रहा है कि आवृत बीजी पौधों के भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो ऑप्शन है 1x, 2x, 3x, 4x। देखिए अब जो 50 क्वेश्चन की MCQS बताया था, अब उसका फायदा दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन ये जो हैं करवाया था बच्चों। तो आप सबको पता हो गया होगा कि इसका विकल्प कौन सा सही है। तो आवृत बीजी पौधों में भ्रूण कोश की जो मतलब गुणसूत्रों की जो संख्या होती है भ्रूण कोश में, वो कितनी होती है बच्चों? 3x। याद है ना, त्रिगुणित, याद करो वो दिन बताया था। ठीक, अगला है कि टाइफाइड के रोग जनक का नाम क्या है? ठीक, यानी जो टाइफाइड है, तो टाइफाइड का रोग जनक कौन सा है? ऑप्शन है स्कैरिस, अमीबा या फिर पैरामीशियम या फिर साल्मोनेला। तो याद करो हमने बताया था बच्चों टाइफाइड में साल्मोनेला टाइफी, इसका जो पूरा नाम है साल्मोनेला टाइफी। और टाइफाइड में याद करना बच्चों, टाइफाइड में हमने बताया कौन सा टेस्ट होता है? तो कौन सा टेस्ट होता है बच्चों? याद है कुछ? तो हमने बताया था कि विडॉल टेस्ट होता है। क्या होता है? विडॉल। ठीक, विडॉल परीक्षण होता है, इतना याद रखना। तो ये सब बेसिक से बातें हैं भाई, कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड चीजों को अपने को याद रखना होगा, तभी काम होगा बच्चों। एक टॉपर की पहचान ही यही होती है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जो अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? ठीक, आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। अब है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। ठीक, जो वन लाइनर होते हैं, बस सीधा 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 जवाब दे दीजिए। ठीक, या फिर अगर रहेगा भी तो बहुत थोड़ा सा, ठीक, ज्यादा नहीं लिखना होता है। जैसे इसमें भी है, सारे के सारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। पात्रे निषेचन को संक्षेप में लिखिए। तो इसी को बच्चों IVF के नाम से जानते हैं, हमने आपको अच्छे से बताया था। ठीक, IVF तकनीक या इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। हमने बताया था ना कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या प्रक्रिया होती है। इसमें भाई क्या होता है कि पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु को एक लैब में क्या करते हैं? परख नली के अंदर निषेचित कराते हैं। फिर उसके बाद जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, पुनः उसे क्या करते हैं? महिला के यूट्रस में यानी गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को पात्रे निषेचन या परख नली शिशु कहा जाता है, क्योंकि परख नली में ही निषेचन कराया जाता है। बस इतना लिखना था आपको। अगला है कि दूध से दही कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? तो भाई दूध से दही बनाने वाला क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है वो दूध से दही बनाता है। ठीक, चलिए अगला है कि RNA एवं DNA की शर्करा में क्या अंतर है? तो भाई हमें पता है कि RNA और DNA, तो RNA में कौन सी शर्करा होती है बच्चों? तो राइबोज शर्करा। कौन सी? राइबोस या राइबोज लिखिए। और इसमें DNA में डीऑक्सीराइबोज। ठीक, याद रखना डीऑक्सीराइबोज। तो इसमें क्या है? RNA में राइबोज शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज मतलब DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, बस इतना अंतर है। अगला है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो भाई हरित क्रांति के जो जनक हैं, अभी इसमें MCQS में बताया है कौन? तो रामदेव मिश्रा जी हैं। कौन? रामदेव, बाबा रामदेव मत लिख लेना, रामदेव मिश्रा जी। ठीक, उन्हीं के नाम से याद कर लीजिए, इतना याद है कि रामदेव मिश्रा जी क्या हैं? ये भारत में
हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। अगला है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो भाई हमें पता है कितनी, 46, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 44 प्लस यहां पर लिंग गुणसूत्र, या 44 प्लस XX या फिर XY ऐसे करके, क्योंकि इसमें जो 44 जोड़ी होते हैं गुणसूत्र, सॉरी 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उनको दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं, जिसमें जो मेल और फीमेल में बराबर होते हैं। बाकी एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, ठीक, वो क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स यानी लिंग गुणसूत्र होते हैं, और यही लिंग का निर्धारण करते हैं। तो यहां पर 46 लिख दीजिए, या 44 प्लस XX या फिर XY, या फिर इसी को 23 जोड़ी लिख दीजिए, 23 जोड़ी कुछ भी लिख सकते हैं, 46 अकेले लिखेंगे ज्यादा बेहतर होगा, ठीक, इतना याद रखना। और पूछ लिया जाए कि भाई, अगर पूछ लिया जाए कि संतान के लिंग का निर्धारण किनके गुणसूत्र से होता है? पिता के गुणसूत्र से, ये भी बताया था, याद है ना? चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, ठीक, देख सकते हैं ना कि कितना आसान पूछता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है। तो स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं भाई हम। आगे क्या है, ध्यान से देखिए आगे, अति लघु उत्तरी, ठीक, ये सब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक। पहला बहुविकल्पी हो गया, फिर निश्चित उत्तरी, निश्चित में जिसमें बस थोड़ा सा लिखना है, जैसे देखा आपने। अब अति लघु उत्तरी में इसमें थोड़ा भाई आपको ज्यादा लिखना है, 30 से 40 शब्दों में निपटाना है, या मे भी उससे कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि उतना ही। जैसे है पहला क्वेश्चन है बच्चों 3 के काम में, कह रहा है कि जैव विविधता की क्षति के 2 मुख्य कारण क्या है? तो भाई इसके कारण अगर हम बात करें, जैव विविधता किसके कारण से? तो आवासीय विखंडन, किसके कारण से बच्चों? आवासीय विखंडन, आवासीय विखंडन, ठीक है ना? या फिर हम कह लें कि विदेशी जातियों का आक्रमण, ठीक, विदेशी जातियों का आक्रमण या अतिदोहन, कुछ भी लिखिए, ये सबके सब जैव विविधता की क्षति के कारण ही है, ठीक। या फिर हम लिख सकते हैं प्रदूषण, ये तो बहुत ही बड़ा रीजन है ना, पॉल्यूशन। तो ये ध्यान है, आवासीय विखंडन, ठीक, आवासीय विखंडन का मतलब क्या है कि भाई जो जंगल वगैरह काट कर धीरे धीरे इनको नष्ट किया जा रहा है, ठीक। दूसरा विदेशी जातियों का आक्रमण, यानी कुछ ऐसी प्रजातियां जो बाहर से जाने अनजाने में यहाँ पर लाई गई हैं और यहाँ की जैव विविधता को नष्ट कर रही हैं। जैसे एक होता है गाजर घास, ठीक, और दूसरा अगर हम बात करें तो कैटफिश, मछली जो होती है ना, जिसको मांगुर कहते हैं, सेम उसी तरह की, ठीक, वही मछली समझिए, वो अन्य मछलियों को खा जाती है। तो ये जैव विविधता की क्षति के कारण है, ठीक। अगला है कि पारजीवी जंतुओं पर उदाहरणों सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भाई पारजीवी जंतु होते क्या है बच्चों? तो हमने बताया था भाई, ठीक, क्या होता है कि ऐसे जीव जिनके जीन में फेर बदल करके कोई अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाए, उसे कहते हैं पारजीवी जंतु, ठीक। यानी वह जंतु या वह जीव जिसके जीन में फेर बदल करके या कोई बदलाव करके क्या करते हैं, कोई अतिरिक्त जीन बाहर से प्रवेश करा देते हैं, तो वो जो नस्ल तैयार होती है वो होती है आपकी पारजीवी जंतु, ठीक। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले 2 अम्लों के बारे में बताइए। तो भाई बहुत सारे हैं, बहुत सारे, ठीक। आपका जो सिरके का प्रमुख घटक है एसिटिक अम्ल या फिर मैलिक एसिड होता है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या मैलिक अम्ल। अगला मैलिक अम्ल, 2 ही के बारे में पूछा है तो 2 ही लिखेंगे। अगला है कि परागकण क्या है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। तो परागकण तो भाई नर जनन का जो नर जनन तंत्र की प्राथमिक कोशिका जो होती है या नर युग्मकोद्भिद जिसे कहते हैं, वही होता है परागकण। परागकण में 2 लेयर होती है, एक बाह्यचोल एक अंतःचोल। हमने बताया था एक पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, एक स्पोरोपोलेनिन, जो ऊपर की खुरदुरी बाहरी त्वचा होती है स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, और अंदर की जो लेयर होती है वो पेक्टोसेलुलोज पदार्थ की बनी होती है। और बाकी इसका अगर चित्र अगर आपको याद हो बच्चों तो इस तरह से हमने बनाया था, ठीक, इस तरह से चित्र इसका बनाया था,
ठीक, इस तरह से इसका फिगर होता है, ऐसे, ठीक, इस तरह से इसको बोलते हैं जनन छिद्र यहां से। ठीक है, तो ये हो जाता है, अगर आपको याद हो तो हमने बनाया था, ठीक, परागकण की स्ट्रक्चर। अगला है कि अनुलेखन इकाई के दो मुख्य भागों के नाम लिखिए। ठीक, ये क्वेश्चन भी अगर हम बात करें किस चैप्टर से है, तो ये आपका जो बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लघु उत्तरी में। देखिए अब लघु उत्तरी में आगे यहां से प्रत्येक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 3 नंबर, और 3 नंबर वाले इसमें 12 क्वेश्चन होते हैं, 12 तिहाई 36। भाई आपके 70 में 36 नंबर के 3 नंबर वाले क्वेश्चन ही होंगे, तो पूरा का पूरा खेल इन्हीं पर होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, अगर हम बात करें तो कह रहा है कि संकरण क्या है, और कृत्रिम संकरण की प्रतिक्रिया, मतलब प्रक्रिया और महत्व को समझिए। तो संकरण और कृत्रिम संकरण में जिसको हमने बताया था बोरा वस्त्राकरण या बैंगिंग भी कहते हैं, कृत्रिम संकरण को ही बच्चों बोरा वस्त्राकरण, ठीक है ना, या बैंगिंग या कृत्रिम परागण जो होता है वही चीज, ठीक है, इसको अच्छे से बताया है। और अगला कह रहा है कि अंतरण आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी 3 नंबर में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, फाइलेरिया, ठीक, या फाइलेरियसिस, या इसी को कह देगा भाई हाथी पांव। क्या बोले बच्चों? हाथी पांव, वही चीज है। तो भाई हाथी पांव, ठीक, में कौन सा मच्छर जब काटता है हाथी पांव होता है, ये भी लिखा है मादा क्यूलेक्स, ठीक है, अच्छे से इसके बारे में बताया है बच्चों। और नेक्स्ट है कि बहुभ्रूणता, बताने की जरूरत है नहीं, न जाने कितनी बार आपने देखा होगा, 3 से 4 बार इस टॉपिक को बताए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, कह रहा है कि प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन करना है, और निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर आपको साथ ही टिप्पणी भी लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक मिनट, हाँ, इसमें कह रहा है कि 2 उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से पौधों में कायिक प्रवर्धन की व्याख्या करना है, ठीक। और नेक्स्ट है कि पुनः संयोजक डीएनए, ठीक है, यानी आरडीएनए तकनीकी का उपयोग करके मानव इंसुलिन, ये टॉपिक आपको अच्छे से बताया था बच्चों, जब टिप्पणी में हमने बताया था कि मानव इंसुलिन पर बहुत ही ज्यादा, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी आता है, ठीक, जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं उसमें बताया है। नेक्स्ट है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस क्या है, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो भाई बताने की जरूरत है नहीं, इसी को मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची कहते हैं। बताया था कि जो ये होती है प्रतिबंधन, ठीक, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, इसी को प्रतिबंधन, मतलब इसी को आणविक कैंची कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए को विशेष स्थानों से काटने का काम करता है। जोड़ने का काम कौन करता है? तो भाई उसके लिए लाइगेज एंजाइम होता है। बात समझ में आई? चलिए अगला है कि प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए, और उपयुक्त उदाहरण देते हुए जन्मजात एवं उपार्जित प्रतिरक्षा के बीच विभेद, बोले तो अंतर, ठीक है। तो भाई प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी होता है, ठीक, मतलब शरीर में उत्पन्न, एक हम बात कर लें कि एक प्रकार की क्या होती है कि जैसे ही कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जब प्रवेश करा दिया जाता है, ठीक, यानी जब हमारे शरीर में जब कोई टीका, ठीक, प्रवेश कराते हैं तो उस प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण हो जाता है, ठीक। और इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रतिरक्षा में 2 प्रकार का, एक जन्मजात, तो भाई जो जन्म से ही हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा है, जैसे आंसू है, लार है, तो ये जन्म से ही रहने वाले हैं, क्योंकि भाई जब जन्म होता है साथ में ही रहते हैं, क्योंकि आंसुओं से भी क्या होते हैं, बाहर से जो सूक्ष्म जीव होते हैं हानिकारक, वो नष्ट हो जाते हैं, और साथ ही जो लार है ये भी मार देता है, ठीक। तो ये सब आ जाते हैं, ठीक, जैसे श्वेत ग्रंथियां में होती हैं। तो जन्मजात यानी जन्म से ही। उपार्जित में जो जन्म के बाद जो होते हैं वो उपार्जित, जैसे वैक्सीन वगैरह जब लगाया जाता है, ठीक, वो चीज। तो इसका अंतर जो है, प्रमुख अंतर वाला अगर आप वीडियो देखेंगे तो इसको अच्छे से बताया है, ठीक है ना, जाकर देख लेना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? तो अगला क्वेश्चन है कि वाहित मल, ठीक, वाहित मल को परिभाषित कीजिए, और कह रहा है कि वाहित मल के, ठीक, जीव विज्ञानी उपचार का, ठीक है ना, मतलब उपचार के बारे में आपको लिखना है। तो वाहित मल होता क्या है? तो भाई जो भी नदी, नाले, तालाब, ठीक है ना, और खास तौर पे जो मतलब जो नालियां होती हैं, तो शहरों में, नगरों में, कस्बों में जो नालियों में बहने वाला कचरा होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं?
वाहित मल, इसमें बहुत ज्यादा हानिकारक, ठीक है ना, पदार्थ होते हैं। तो इसके उपचार में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ये जो स्टेप होता है उसी के द्वारा, क्योंकि इसमें होता क्या, सबसे पहले भाई इसका उपचार करना होता है तो इसमें 3 चरण होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, छान के बोतल वगैरह निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसको एक बड़े से विडोलक में जो डाल करके के खूब घुमाया जाता है। तो उड़न प्रक्रिया द्वारा इसमें क्या है, बीओडी जो होता है, बायो मतलब जिसे होता है ना कि बीओडी, बायो ऑक्सीजन डिमांड, ठीक, बीओडी की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो इसको डिटेल्स में समझाया है, जब आप देख सकते हैं। तो भाई आपके क्वेश्चन पेपर में, सॉरी उसमें जो आपका आप लिए है ना क्वेश्चन बैंक में तो डिटेल्स में दिया है, बताने की जरूरत है नहीं। वैसे भी बायोलॉजी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, ठीक। अगला है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भाई इसके बारे में लिखना है, जैव विविधता तप्त स्थल, या इसी को हॉट स्पॉट कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हॉट, ठीक, हॉट स्पॉट कहते हैं, ठीक। हॉट स्पॉट क्या होते हैं, तो हॉट स्पॉट पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे क्षेत्र होते हैं, ठीक, जहां की जैव विविधता क्या होती है, थोड़ा संकट में होती है या जैव विविधता बहुत दुर्बल होती है, तो उस क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहते हैं। जैसे इंडो बर्मा हो गया, ठीक है ना, और जैसे हिमालय हो गया, हिमालय मतलब हिमालयी क्षेत्र होता है वो चीज। अगला है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी पर संक्षिप्त टिप्पणी ये भी बताया है बहुत ही अच्छी तरह से। बायोपायरेसी होती क्या है बच्चों, तो बायोपायरेसी एक प्रकार की, यूं समझिए, हमने बताया ना चोरी होती है। जब कोई बड़ी जो अंतरराष्ट्रीय, ठीक, जो संस्था होते हैं, ठीक, या अंतरराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, ठीक, वो किसी अन्य संस्था या अन्य देश के किसी भी चीज के फार्मूले को उन्हें बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी अनुमति के जब हम उसको क्या करते हैं, उजागर करते हैं या उसका उपयोग करते हैं, तो ये प्रक्रिया कहलाती है बायोपायरेसी। क्योंकि उसको भाई बोलते हैं ना कि उसको पेटेंट करवाना बेहद जरूरी है, तभी जाकर के एक लाइसेंस मिलेगा। जैसे भाई अपने यहाँ की ये बासमती बहुत पुरानी प्रजाति है, लेकिन किसी भाई अगर कोई अदर देश बोल दे कि हाँ इसको हमने बनाया है, हमने तैयार किया सबसे पहले हमारे यहाँ, तो यही चीज है बायोपायरेसी, ठीक, समझ में आ गया। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द्विनिषेचन क्या है, द्विनिषेचन क्या है या फिर दोहरा निषेचन क्या है। तो बताने की जरूरत है, ने बहुत बार समझाया है बच्चों। द्विनिषेचन क्या है, तो हमने बताया कि जो कि पराग नलिका में जो नर केंद्रक होता है, नर युग्मक की भांति, मतलब 2 नर युग्मक की भांति, जो दोनों नर युग्मक की भांति व्यवहार करते हैं, जिसमें से एक क्या होता है, अंड कोशिका के साथ निषेचित हो जाता है, ठीक, दूसरा द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अर्थात एक ही भ्रूण कोश में क्या होता है, 2 बार निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। और द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया है बच्चों, वो आवृत बीजी पौधों में होती है, ठीक, आवृत बीजी पौधों में होती है द्विनिषेचन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोनिंग संवाहक क्या है, और क्लोनिंग संवाहक की विशेषताएं आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है वो आ जाता है अब विस्तृत उत्तरी में, ठीक। ये सबके सब बच्चों आपके क्या है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ठीक। 1 मिनट, हाँ ये 6 नंबर में था, 6 के बाद ये 7वां, हाँ 7वां है विस्तृत उत्तरी। तो विस्तृत उत्तरी यदि इसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन 5 नंबर वाले होते हैं। तो भाई कह रहा है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया को संक्षेप में आपको समझाना है। और शुक्र जन्म में मतलब कह रहा है FSH और LH, ठीक। इसमें कह रहा है कि FSH और LH की भूमिका लिखिए, ठीक। FSH का मतलब क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है ना। इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है, ठीक है, और शुक्र जनन की प्रक्रिया को समझाना है। वैसे बच्चों ज्यादातर ये 3 नंबर में पूछता है, लेकिन ये चीज भी जोड़ दिया है, ये 2 हार्मोन्स के बारे में, इसकी भूमिका को बताना है, इसलिए इसको 5 नंबर में बना दिया। आर करके रहेगा अथवा में बच्चों, क्योंकि 5 नंबर वाले में यही तो खूबी होती है, अथवा में क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो परागण को, भाई परागण को परिभाषित कीजिए और पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के परागण का संक्षेप में लिखना है। भले ही लंबा है लेकिन बहुत ईजी है। भाई पॉलिनेशन होता क्या है, तो परागण हमें पता है बच्चों कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प, ठीक है ना, या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र
तक पहुंचते हैं या फिर उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, देन इस घटना को, तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? परागण कहते हैं। ठीक है, और परागण में बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक स्वपरागण, एक परपरागण। ठीक, स्वपरागण में क्या होता है? जब उसी पुष्प में हो जाता है तो स्व, और दूसरे भाई उसी जाति के दूसरे पौधे से जब होता है यानी दूसरे पुष्प से, तब वो होता है परपरागण। ठीक है ना भाई, इसको बताने की जरूरत है नहीं, आप सबको मालूम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? तो भी अगला क्वेश्चन है समष्टि। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि को परिभाषित कीजिए। समष्टि का मतलब पॉपुलेशन, जो एक जनसंख्या यूं समझिए, और समष्टि के विभिन्न गुण, ठीक, इसमें जो वक्र वगैरह बनता है उसके बारे में। अथवा में क्या पूछ लिया है कि जैव विविधता के संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न रणनीतियों का विस्तृत विवरण दीजिए। यानी जो जैव विविधता है संकट में है, हम सबको मालूम है, और जैव विविधता का क्षय बहुत तेजी से हो रहा है, यानी जैव विविधता का जो क्षति है, यानी जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उसकी क्षति को रोकने के लिए, यानी जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, ठीक है ना, कौन सी विधियां अपनानी चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स में आपको लिखना है। ठीक, 9वें में आते हैं कि अनुलेखन क्या है। ठीक, अनुलेखन क्या है, और प्राक केंद्रीय में अनुलेखन की आपको क्रिया विधि को संक्षेप में समझाना है आर करके। अथवा में पूछा गया था कि मानव अनुवांशिकी में वंशावली विश्लेषण की क्या करना है, भूमिका की व्याख्या करना है, और वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त प्रतीकों का पर एक टिप्पणी लिखना है। तो इस टाइप के आपके बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर जमकर मन से, एक लगन से, ठीक है ना, जैसे कहते हैं किसी चीज से दिल लगी हो जाए, ठीक, कभी दिल लगी किया है? अगर किया हो तो कमेंट करके बताना, है ना। किताबों से बात कर रहे हैं और कहीं पर उस मतलब को डाइवर्ट मत कर देना। तो दिल लगी करिए ना, जमकर केवल आप 20 दिन दे दीजिए बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप केवल 20 दिन दीजिए, जमकर अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। जो आपने साल भर में तैयारी नहीं की वो फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज होता है, आप इस चीज को ध्यान देना बच्चों। ठीक, क्योंकि आप भाई अगर इंटरेस्ट लोगे ही नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर इस तरह से पूछा जाएगा। आई होप कि इससे कुछ आइडिया लग गया होगा कि हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरह का आएगा। आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, मजे में पढ़ाई करो बच्चों, क्योंकि भाई ये पढ़ाई भी ना एक नशा है, एक जुनून है, ठीक है ना। जब वही आप काम करते हो, जैसे दिल लगी हो जाती है, उससे लगाव हो जाता है, आनंद की अनुभूति होती है, तो सेम वही चीज आपको स्टडी के साथ फील होना चाहिए, तब आप पढ़ाई का मजा ले पाओगे। अदरवाइज तो भाई ये चीजें क्या है, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं बोरिंग हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा।